Hello students, welcome to the Pioneer 360's video lectures. अगले लेक्चर में आप कुछ सीखने जा रहे हैं. सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू. Just joined. I will repeat that we have started the preparation of Bakelite. Bakelite का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहली बात, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है और ये कोपॉलीमर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का. फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के हाइड्रोलाइसिस से आपको मिलने वाला है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल. और OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सो यू विल गेट 2,4,6 ट्राइहाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल. Now once you get this, now the polymerization will take place and the different molecules will connect with each other. अभी कनेक्शन करने के लिए आप देख सकते हो CH2OH ग्रुप आ गया है और ये CH2OH ग्रुप की वजह से दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंकेज होंगे और कंडेंसेशन पॉलीमर बनना पॉसिबल है. मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर. So how condensation polymer will be formed? Just see on the screen. ये आपका स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन रिंग में OH ग्रुप है और CH2OH ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे. पैरा पोजीशन पे भी है, फिलहाल हम लोग ऑर्थो पोजीशन की बात करेंगे. ऑर्थो पोजीशन वाला CH2OH ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के ऑर्थो ग्रुप के साथ बाजू में आके कैसे लिंक बनाएगा और कैसे पॉलीमराइजेशन होगा उसको आपको पहले देखना है. ऑल ऑफ यू प्लीज सी द स्क्रीन. कैसे एक मॉलिक्यूल का CH2OH दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ कंडेंसेशन करेगा. देखो कंडेंसेशन होगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और इस तरीके से ये लिंक बन जाएगा, चेन बन जाएगा. और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और पहले आपको एक इंटरमीडिएट लीनियर पॉलीमर मिलेगा जिसको कहते हैं नोवोलैक. अभी बेकेलाइट नहीं बना है, बेकेलाइट आगे बनेगा, पहले नोवोलैक बनेगा. प्लीज नोट डाउन फॉर्मेशन ऑफ नोवोलैक. मेलामाइन, मेलामाइन जिससे हम डिनर सेट्स वगैरह बनाते हैं. Melamine is prepared from urea and formaldehyde. Melamine is prepared from urea formaldehyde. देखो बेकेलाइट is from phenol and formaldehyde. इसमें फॉर्मल्डिहाइड के साथ यूरिया यूज करेंगे. सो मेलामाइन कैसे बनाते वो देखेंगे. Melamine is also known as Melamac. Students, melamine is also known as Melamac. कैसे बनाते देखते हैं. इसके सबसे पहले मोनोमर्स क्या है देखते हैं. इसके मोनोमर्स है फॉर्मल्डिहाइड एंड अनदर इज यूरिया का डेरिवेटिव बनाएंगे. सबसे पहले आप यूरिया देखो. मेलामाइन के लिए आप पहले नजर स्क्रीन पे. ये क्या है? इसको बोलते हैं बेंजीन. क्या ये? बेंजीन. बेंजीन में 6 कार्बन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है. यहाँ पे 3 कार्बन को रिप्लेस करो, 3 कार्बन को रिप्लेस करो नाइट्रोजन के साथ. ये रिंग ध्यान से देखो, बेंजीन की रिंग है. अल्टरनेट 3 कार्बन की जगह पे 3 नाइट्रोजन आ गए. तीनों कार्बन के अंदर NH2 ग्रुप लगा दो और तीनों नाइट्रोजन के NH2 अमाइन ग्रुप बोलते हैं इसको, प्राइमरी अमाइन ग्रुप बोलते हैं. CNH2 CNH2 CNH2. ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन मेलामाइन के साथ. ओके, ये मेलामाइन है.
और मेलामाइन कैसे बनाया हम लोगों ने? बेंजीन के अंदर 3 कार्बन की जगह 3 नाइट्रोजन लगा दिए और तीनों कार्बन पे NH2 ग्रुप लगाया। सो दिस इज मेलामाइन। और ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के साथ पॉलीमराइजेशन करेगा। तो पहले आप ये लिख लो, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। पहले ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। यू हैव टू रिमेम्बर मेलामाइन। मेलामाइन का स्ट्रक्चर याद कर लो। And how melamine will combine with formaldehyde to form polymer. Okay, everyone give me thumbs up. Now the polymerization. Look at this structure. CHOH combine हो जाएगा NH2 के H के साथ और एक रेजिन बनेगा इंटरमीडिएट जिसमें आ जाएगा NHCH2OH. So continue to form रेजिन इंटरमीडिएट. कंटिन्यू करो. एक साइड का सिर्फ दिखा दो आप. हर साइड पे होता है लेकिन एक साइड पे दिखा दो. NH2 में से एक H जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा CH2OH. कंबाइन हो जाएगा और फिर इसका आगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे. हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा. डन स्टूडेंट्स, डन कर दिया सब लोगों ने. और फिर इस रेजिन इंटरमीडिएट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और ये हिस्सा एक मोनोमर बन जाएगा. इसको आपको दिखाना है इनटू ब्रैकेट N. इनटू ब्रैकेट N. एक साइड का H, एक साइड का OH. वाटर जाएगा, वाटर के कंडेंसेशन से H2O माइनस करना है और ये बन गया पॉलीमर. हर साइड पे H निकालना है, सामने वाले OH के साथ H जाएगा. एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ कंडेंस होगा और पॉलीमर बनेगा. This is cross-linked melamine formaldehyde resin. मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से इसको जाना जाता है. मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. ये भी थर्मोस्टेटिक पॉलीमर में आता है. बेकेलाइट की तरह ये भी थर्मोस्टेटिक पॉलीमर में आता है.
थर्मोसेटिंग पॉलीमर इसी वजह से है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े साइज के हैं, पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है, बहुत मजबूत होता है। तो ये हो गए दो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, बेकेलाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। जितने इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स थे हमने सब कर लिए, कुछ और दो चार टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, वो ले लेंगे अभी हम लोग। नो बेटा, इसमें रेजोनेंस की बात नहीं है, ये पॉलीमराइजेशन चल रहा है। ये आपको नहीं पढ़ना है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, इसको स्किप करेंगे। डायरेक्टली वी विल गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बूना एस रबर। तो अभी हम बूना एस पे जाएंगे। So write down student, next topic is Buna S rubber. सिंथेटिक रबर है ये। सिंथेटिक रबर कैसे बनाते हैं? सिंथेटिक रबर में बूना एस एंड बूना एन। इसमें से आपको पढ़ना है सिर्फ बूना एस। मार्क करो बूना एस। In our syllabus we have Buna S only, not Buna N. So Buna S रबर कैसे बनाते हैं देखेंगे हम लोग। सिंथेटिक रबर में Buna S रबर, जिसको और एक नाम है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। एस स्टाइरीन से आया, ब्यूटाडाइन का ब्यूना, सो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से बनाते हैं। एडिशन पॉलीमर है, कैसे बनाते देखो। ब्यू इज फॉर ब्यूटाडाइन, Na आया सोडियम से, सोडियम के एक्शन से बनाते हैं, इसलिए सोडियम का मूल शब्द है नेट्रियम, इसलिए Na आया, और S स्टाइरीन से आया। सो ब्यूना एस। ब्यूना एस नाम कैसे आया? ब्यूटाडाइन, सोडियम, स्टाइरीन। Buna S is a copolymer of 1,3-butadiene and styrene. मोनोमर इसके दो हैं, एक है ब्यूटाडाइन जिसमें 1,3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। मैंने आपको बताया था रबर के बारे में, जब पहले भी बता चुका हूं, लेकिन वो नेचुरल है, ये सिंथेटिक है। एडिशन करना है, पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमर है ये, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। स्टाइरीन का मतलब बेंजीन रिंग में CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ये देखो आपका स्टाइरीन, इथिन में एक हाइड्रोजन निकाल के बेंजीन रिंग लगा दिया, स्टाइरीन बन गया। फिनिल इथिन भी बोल सकते हैं इसको, फिनिल इथिन।
इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के फिनिल ग्रुप लगा दिया, बेंजीन ग्रुप लगा दिया, और सामने 1,3-ब्यूटाडाइन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हीटिंग करने से सोडियम के साथ, ये आपका लिंक बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये रिंग डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, और अंत में आपको ये मिलेगा। ये सिंगल बॉन्ड करना जहाँ पे दोनों ब्लैक है ना, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। ये स्टूडेंट यहाँ पे दो बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। जहाँ पे दोनों ब्लैक कलर है वो सिंगल बॉन्ड है। इट शुड बी सिंगल बॉन्ड, इट इज नॉट ए डबल बॉन्ड, इट इज अ सिंगल बॉन्ड। जहाँ रेड कलर है सिर्फ वहां पे डबल बॉन्ड। So this is how we prepare Buna-S. ईशा, एन का मतलब है लंबी चेन। पॉलीमर में हर जगह पे एन लगाते हैं ना हम लोग, ये तो एक यूनिट हो गया, ऐसे लाखों यूनिट्स होंगे ना आगे, तो एन लगाना जरूरी है। पॉलीमराइजेशन में हम एन लिखते हैं, ये तो अभी आखिरी हम लोगों ने शुरुआत से यही कर रहे ना। आपने इसके पहले नहीं लिखा है एन, हर एक में एन लिखा है, देखो हर एक में हमने एन लिखा है पॉलीमर में। पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन, सो एन। Buna-S की प्रॉपर्टीज टफ होता है, गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर, हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी। एग्जांपल्स टायर्स, फास्ट लिख लो। Buna-S रबर होता है, सीएट टायर्स और जो भी ब्रांड्स के टायर्स हैं, दे यूज Buna-S। मजबूत रबर सुपीरियर होता है नेचुरल रबर से, नेचुरल रबर उतना मजबूत नहीं होता। So synthetic rubber is having better quality than natural rubber. टायर्स के अलावा इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है इंसुलेशन करने के लिए। बबल गम जो लोग खाते हैं मजे से, प्लीज नो इट इज सिंथेटिक रबर, रबर चबाते आप लोग। तो जो भी बबल गम खाते हैं सावधान, ये सिंथेटिक रबर है। स्टाइल मारने के चक्कर में शरीर को नुकसान मत करो, ऐसा स्टाइल कोई काम का नहीं है।
ऑफ कोर्स इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। सिंथेटिक रबर यूज करते हैं, अभी और क्या बताऊं तुमको। सिंथेटिक रबर इसमें यूज होता है ताकि तुम चबाते रह जाओ। एडवर्टाइजमेंट देख के मत खरीदो कोई भी चीज, समझ के खरीदो उसमें है क्या। सिंथेटिक चीज है, केमिकल्स है उसमें। इनर ट्यूब ऑफ टायर्स। चलो हो गया बुना एस। बुना एस हो गया, बुना एस हो गया, बुना एन पढ़ना नहीं अपने को, बुना एस पढ़ना है बस। दैट्स इट। चैप्टर के अंदर ज्यादा अभी बचा नहीं है पार्ट। लेट मी जस्ट चेक। एक और टॉपिक है नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन भी कर लेते हैं, नियोप्रीन। नियोप्रीन रबर भी बना लेते हैं। नियोप्रीन का प्रिपरेशन सिंथेटिक रबर में ये भी आता है नियोप्रीन। नियोप्रीन बनाते हैं क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसका मोनोमर है। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन से बनाते हैं नियोप्रीन। पाइप वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं इसको। पाइप, केबल, जैकेट। So chloroprene is 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। इसके बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करेंगे। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसका भी डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा पोजीशन। और ये हो जाएगा इसका पॉलीमर। ये है नियोप्रीन। ये भी वही है प्रॉपर्टीज। केमिकल कंटेनर्स, कन्वेयर बेल्ट। oil gaskets, stoppers, that's it from this topic. Then we move to the next part. Okay, next part में जाने के लिए मैं slides लूंगा. So one more topic is given in the textbook which is not there in the PPT. So I am writing it down.
That topic is about the molecular mass of the polymer and the degree of polymerization. तो हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करेंगे। ये दो टर्म्स पॉलीमर्स के मामले में यूज होने वाले हैं। जरा ध्यान से देखो, अगर कोई एक पॉलीमर में लेता हूं, सपोज इस सर्कल के अंदर एक पॉलीमर है। पॉलीमर में आप इमेजिन करो ऐसी एक लंबी चेन है मॉलिक्यूल्स की। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। इमेजिन दैट द मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग चेन्स। तो ये मॉलिक्यूल्स है X1, X2, X3, X4। Now when I say molecular mass of a polymer, पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कैसे पता लगाएंगे? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर इज of course the average of all the masses। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मॉलिक्यूलर मास का एवरेज ले लो। X1 की जगह आप M1 भी ले सकते हो, M1, M2, M3, M4। अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग चेन होती है और किसी का मास कम किसी का ज्यादा हो सकता है। मॉलिक्यूल्स की संख्या, चेन के अंदर एटम्स की संख्या ज्यादा कम रह सकती है, इसलिए मॉलिक्यूल का मास कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए पॉलीमर का मास कौन सा पकड़ा जाएगा? सो पॉलीमर का मास हमेशा एवरेज पकड़ा जाएगा। जो भी एवरेज होगा वो हमारा एवरेज मास हम लेंगे और इस एवरेज मास को हम बोलेंगे molecular mass of polymer। Is the concept clear? So when I say molecular mass of a polymer, it means that we will have different masses, different molecules, different masses, and then we will just take the average of all the molecules. So that average mass will be considered as the molecular mass of the polymer. So this is one term which you must remember. Please note down, everyone. Molecular mass of polymer is nothing but the average of all the molecules. Now we are going to also talk about the degree of polymerization। किस हद तक हमें पॉलीमराइजेशन करना है, मैं कितना पॉलीमराइजेशन करूं तो मेरे लिए वो यूजफुल होगा। तो अगर मैं कोई मोनोमर लेता हूं और उसका पॉलीमर करता हूं, सपोज वी आर डूइंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ मोनोमर, सो हाउ मच शुड बी द पॉलीमराइजेशन? कितना मैं पॉलीमराइजेशन करूं? मेरे पास तो पॉलीमराइजेशन के लिए कितना भी मैं कर सकता हूं। सो हाउ मच इज द एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन? सो इसमें आपको मैं एक ग्राफ से बताना चाहूंगा कि एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन, अगर एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब आपको इमेजिन करना है कि ये चेन कितनी लंबी है। ये चेन अगर बहुत ज्यादा छोटी होगी, शॉर्ट, अगर पॉलीमराइजेशन हम ज्यादा नहीं करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो जो हमारा पॉलीमर बनेगा वो कैसा होगा? वो LMV वाला होगा, सॉरी LMM वाला होगा, लो मॉलिक्यूलर मास वाला होगा। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा नहीं होगा उसका, और जब उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वो ऑब्वियसली सॉफ्ट होगा, ब्रिटल होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, ज्यादा मजबूती नहीं रहेगी उसमें। तो ये जो पॉलीमर है इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, ये पॉलीमर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और इसलिए हम इस पॉलीमर को बोल सकते हैं कि इट विल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूती इसमें कम रहेगी। सो इसका लिमिटेड यूज होगा, इसका हम ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे।
On the other hand, if we also do the extent of polymerization too much, ये polymerization अगर हमने बहुत ज्यादा कर दिया, very high, very long polymer, बहुत ही लंबा पॉलीमर बना दिया हमने, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा. अब मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हाई होने से क्या होता है, इट बिकम्स टू टफ, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि उसको हम शेप नहीं दे पाएंगे, उसको हम मोल्ड नहीं कर पाएंगे और उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इसका अगेन लिमिटेड यूज कर पाएंगे, ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे. तो हमारे लिए दोनों भी सही नहीं है. हमें पॉलीमराइजेशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारा पॉलीमराइजेशन ऐसा हो कि इट शुड नॉट हैव टू शॉर्ट और टू लॉन्ग चेन्स, बोथ आर नॉट डिजायरेबल फॉर अस. सो इसीलिए हमें पॉलीमराइजेशन करते वक्त एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसको बोलते हैं, ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का हमें ध्यान रखना है. और कितना पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वो हमारे लिए ऑप्टिमम होगा, शब्द का प्रयोग करेंगे ऑप्टिमम. ऑप्टिमम का मतलब जो बेस्ट हमारे लिए है, जिसमें पॉलीमर मजबूत भी होगा, जिसमें पॉलीमर का मास भले ही ज्यादा नहीं होगा लेकिन पॉलीमर में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह जब बन जाती है तो अपने को रुक जाना है. ऐसे पॉलीमर हमें बनाने हैं जो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास नहीं हो लेकिन उसमें ये हो, क्रॉस लिंक हो या हाइड्रोजन बॉन्ड हो. तो पहले ये नोट कर लो आप, मैं इसमें फिर 2-3 बातें और बताऊंगा आपको. And when we are talking about the degree of polymerization, so as a commercial company, if you are into making polymers, so the degree of polymerization is important to know that when we are making a polymer, हमारे लिए molecular mass important हो जाता है. कितना molecular mass हम लेंगे, इस तरह एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, क्रिटिकल, तो हम इसको बोलेंगे क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. Now when I say critical degree of polymerization, this is a point where the molecular mass of the polymer का molecular mass इतना हो जाएगा जितना हमारे लिए जरूरी है इस्तेमाल के लिए. हमको पॉलीमर का जो यूज करना है उस यूज के लिए एक पर्टिकुलर मास होना चाहिए, वहां तक हमें पहुंचना है. पॉलीमराइजेशन वहां तक हमें करना है. तो पॉलीमराइजेशन आपने स्टार्ट किया, यहां तक पहुंच गए, क्रिटिकल डिग्री तक पहुंच गए. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यहां तक करना जरूरी है, इसके पहले आपको काम नहीं होगा. इतना कम से कम आपको पॉलीमराइजेशन करना है ताकि एक पर्टिकुलर मास पे पहुंच जाए जिसमें उसका इस्तेमाल करने के लिए उतना मजबूत हो जाए, उतना कम से कम वो पॉलीमर चाहिए. इसके आगे ऑफ कोर्स हमें एक्सेस में नहीं जाना है, ज्यादा भी नहीं करना है. तो कम से कम जो हमें करना पड़ता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. सो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉलीमराइजेशन. इट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास. इतना कम से कम चाहिए बाबा, नहीं तो हम यूज नहीं कर पाएंगे. सो क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होता है वो हमें अचीव करना पड़ता है. और ये क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऐसे पॉलीमर्स के लिए जल्दी आता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पॉलीमर्स में ये क्रिटिकल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जल्दी मिलेगा, यानी हम बोलेंगे इट इज लोअर. और जो पॉलीमर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है
उसको आपको शायद ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें मजबूत बॉन्ड है नहीं, इसका आपका क्रिटिकल जल्दी नहीं मिलेगा आपको, इसको टाइम लगेगा। सो दिस इज व्हाट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज रिलेटेड टू द फोर्सेस। अगर हमारे मॉलिक्यूल में ऑलरेडी, टू द नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है PHBV पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ेंगे। बायोडिग्रेडेबल, एक पॉलीमर आपको पढ़ना है जो बायोडिग्रेडेबल है, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में सिर्फ एक पॉलीमर आपको पढ़ना है, इसका नाम है PHBV। इसके बाद एक और दे दूंगा मैं, नाइलॉन का भी दे दूंगा, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। दो पॉलीमर पढ़ेंगे, दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ेंगे बच्चों। पहला है PHBV, सबने लिखा PHBV। PHBV पॉलीमर का मीनिंग बताता हूं ये क्या होता है। सो बायोडिग्रेडेबल में दो पॉलीमर पढ़ेंगे, पहला है PH, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, नॉन डिग्रेडेबल ही होगा, इसको छोड़ दे, इसको कुछ नहीं है। बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग आपको मालूम है, टेंशन नहीं लेना है। यहां से शुरू करेंगे। PHBV पॉलीमर होता क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। को का मतलब है साथ में पार्टनर है, CO का मतलब पार्टनर। दो मॉलिक्यूल पार्टनर बनेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो इसका नाम PHBV आया क्योंकि दोनों में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक ब्यूटेरिक एसिड है और एक वैलेरिक एसिड है। ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, वैलेरिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं, लिख के रखना। एसिड के नाम मैंने लिख के दिए थे ना आपको, अदित घोड़के ने बोला था, देखो एसिड के नाम लिख के दो सर। अदित है क्या रे? अदित है? अदित ने बोला था सर एसिड के नाम लिख के दो ना, तो मैंने कितने लिख के दिए थे? 4 लिख के दिए थे ना, सबको याद है? एसिटिक एसिड, उसके बाद क्या था रे? एसिटिक एसिड के बाद पहला फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड, एसिड के बाद प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड के बाद ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड था, ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड के बाद जो रहता है उसको बोलते हैं वैलेरिक एसिड, कॉमन नेम है वैलेरिक एसिड, 5 कार्बन वैलेरिक एसिड। तो बस याद रखना, मैं आपको लिख के दूंगा फॉर्मूला, डोंट वरी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस 2 मोनोमर्स। ये 2 मोनोमर हम लेने वाले हैं। एक होगा बीटा, बीटा का मतलब 3 नंबर, फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 होता है, उसके पड़ोसी को बोलते हैं अल्फा।